स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग ठीक होंगे और अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लगातार जो है कि हमारी क्लास चलती रहती है। और अगर आप चाहते हैं पुराने और वीडियोज़ के लिए जो कि ट्रिपल सी के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि वीडियो जो है चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके आप जो भी मैराथन क्लासेस हैं, जो भी आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, कुल 9 जो चैप्टर्स हैं, उन 9 चैप्टर्स के जो है कि चैप्टर वाइज जो है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैराथन क्लास के रूप में जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि लिंक पर जा करके आप उस क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलों के पाठ के क्षैतिज संरेखण के लिए एक वैध विकल्प नहीं है? यानी कि जो भी आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल होते हैं, उसमें जो भी पाठ है लिखा गया था, जो भी टेक्स्ट लिखा गया होता है, उसके जो है कि क्षैतिज संरचना की हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए कौन सा जो है कि वैध विकल्प नहीं है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेलों में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल आपका संरेखण होता है, हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट होता है, उसके लिए इनमें से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? बॉटम, राइट, जस्टिफाइड या फिर लेफ्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैल्क में कौन सा होता है? बॉटम, राइट, जस्टिफाइड या फिर लेफ्ट? इनमें से कौन सा संरेखण, कौन सा अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं होता है? देखिए, सेल में जो है कि आप टॉप, बॉटम, सेंटर, ठीक है, लेफ्ट, राइट, मिडिल कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफाइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। जस्टिफाइड जो है कि आपका इसमें नहीं होता है। एमएस वर्ड में जस्टिफाइड होता है, लेकिन कैल्क में जस्टिफाइड नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में भी जस्टिफाइड होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा RS50 के नोट का रंग है? यानी जो लेटेस्ट में, इसमें जो वर्तमान में चल रहा है करंट में, तो करंट में जो 50 रुपये का नोट होता है, उसका जो है कि रंग क्या होता है? किस रंग का नोट होता है? जो 50 रुपये का नोट चलता है आज के समय में, जो प्रचलन में है 50 रुपये का नोट, वो किस रंग का है? बताइए। फ्लोरोसेंट ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में है, येलो कलर में है या फिर मैजेंटा कलर में है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है? फ्लोरोसेंट ब्लू, ब्लू, येलो या फिर मैजेंटा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 50 रुपये के नोट का रंग क्या होता है? तो 50 रुपये का जो नोट होता है उसका रंग क्या होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या होता है? फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर जो ऑप्शन है फ्लोरोसेंट ब्लू, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन से लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है? इनमें से कौन से ऐसा लेयर है जो कि एंड टू एंड लेयर कहलाता है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा लेयर ऐसा है जिसको कि एंड टू एंड लेयर कहा जाता है? नेटवर्क लेयर को, फिजिकल लेयर को, डेटा लिंक लेयर को या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को? तो यहाँ पर जो ये सब लेयर्स हैं, सभी OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर्स कही जाती हैं। OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो सर्विस मॉडल है उसकी लेयर्स कहे जाती है। एक और OSI होता है ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव, जो कि दूसरा होता है। और यहाँ पे जो लेयर्स वाली बात है ये होता है OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसमें कुल लेयर्स की संख्या होती है 7। इसमें कुल 7 लेयर्स होती हैं। इनके क्रम को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया था आप लोगों को कि ऑल पीपुल सेम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑल यानी कि एप्लीकेशन लेयर, पीपुल यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर, सिम्स यानी सेशन लेयर, टू ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड यानी कि नेटवर्क लेयर, डेटा यानी कि डेटा लिंक लेयर और प्रोसेसिंग यानी कि फिजिकल लेयर। ऐसे क्रम मैंने बताया था कि याद रखने के लिए कि आप क्रम याद कर सकते हैं। इसके तरह आपको नीचे से ऊपर की तरफ के क्रम याद रखना है, तब के लिए क्या होता है आपका कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। प्यारे पी फिजिकल लेयर,
दोस्त डी यानी डेटा लिंक लेयर, नवीन यानी एन से नेटवर्क लेयर, तुम्हारी टी यानी तुम्हारी था तो टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, साथ यानी एस से क्या हो जाएगा सेशन लेयर, पर यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर, और आऊँगा यानी ए का मतलब हो गया एप्लीकेशन लेयर। तो ऐसे भी आप लेयर को याद रख सकते हैं। दो ट्रिक मैंने बता दिया। तो इन दोनों ट्रिक से जो है कि आप इनका क्रम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि लेयर का नाम होता है कि ये लेयर जो है कि किस लेयर के बीच में होता है। तो ऐसे कई सारे जो है कि क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाते हैं। और OSI को लॉन्च किसने किया था? ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। तो ये सभी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है डेटा लिंक लेयर होता है। 3 का सी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? IRCTC का पूरा नाम क्या होगा? IRCTC का पूरा नाम क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्रेवल कारपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे कारपोरेशन एंड टूरिज्म कैटरिंग, या फिर नन यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? IRCTC का पूरा नाम क्या होता है? तो IRCTC क्या होता है? IRCTC जो है कि आपका रेलवे से संबंधित है। IRCTC किससे संबंधित है? रेलवे से। अगर आपको ऑनलाइन जो है कि ट्रेन की टिकट बुकिंग करनी है, रेल की टिकट बुक करनी है, तब के लिए IRCTC का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, हम इसको कह सकते हैं कि आज जो IRCTC है ये रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है। क्या है? रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर ऑप्शन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा विंडोज 10 में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अनुमति देता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विंडोज 10 में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का अनुमति देता है? माइक्रोसॉफ्ट हेलो, विंडोज हेलो, गूगल हेलो, या फिर विंडोज हाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है कि विंडोज 10 में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अनुमति कौन देता है? माइक्रोसॉफ्ट हेलो, विंडोज हेलो, गूगल हेलो, या फिर विंडोज हाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का विंडोज हेलो। क्या होता है? विंडोज हेलो। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का बी नंबर जो ऑप्शन करेक्ट होगा विंडोज हेलो जो है कि विंडोज 10 में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की अनुमति देता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका विंडोज हेलो, तो ये जो है क्या करता है आपको एक तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे आप लोग लगाते हैं पिन लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, वैसे ही आपका एक जो है कि बायोमेट्रिक रूप में अपने वॉइस को लॉक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो है कि विंडोज 10 में विंडोज हेलो नाम का फीचर है, जिससे कि आप अपने वॉइस को भी लगा सकते हैं बायोमेट्रिक रूप जो है कि बायोमेट्रिक रूप में जो है कि आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो आपका होता है विंडोज हेलो बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित में से किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए किया जाता है? जो टोकन रिंग होता है, टोकन रिंग के लिए बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है, इनमें से कौन सी ऐसा टोपोलॉजी है या फिर जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसके लिए जो है कि टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या है? ए नंबर ऑप्शन है माइन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क जो कि पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, और इसमें जो है प्रतिदिन लाखों करोड़ों कंप्यूटर, अरबों कंप्यूटर जुड़ते रहते हैं और इससे दूर हटते भी रहते हैं। और वैन जो है कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि पूरे विश्व भर में फैला हुआ। और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि एक किसी निश्चित 1 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ नेटवर्क होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? जो टोकन रिंग टोपोलॉजी होता है इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए, किस नेटवर्क के लिए किया जाता है? मैन के लिए, इंटरनेट के लिए, वैन के लिए, या फिर लैन के लिए? तो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? लैन के लिए। किसके लिए होता है? लैन इन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन के लिए जो है कि आपका टोकन रिंग टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो कि किसी एक विद्यालय, भवन, स्कूल के अंदर का नेटवर्क होता है। जबकि वैन जो है कि पूरे विश्व भर में या फिर एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करता है। और जबकि मैन किसी एक शहर के कस्बे को जो है कि कवर करता है। लेकिन
जो इंटरनेट है, इंटरनेट पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। इंटरनेट भी एक प्रकार का इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है, विंट कर्प को इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट पे में जो है कि बहुत सारी डिवाइस प्रतिदिन जो है कि जुड़ती रहती हैं, ठीक है। तो नेटवर्क जो है कि इंटरनेट जो है कि आपका एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि हार्डवेयर का वह भाग जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों पर यात्रा कर सकता है, क्या कहलाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को क्या करता है, परिवर्तित करता है और टेलीफोन लाइनों पर यात्रा करने, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से भेजा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या है। रेड वायर, मॉडेम, ब्रिज या फिर टावर। करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे कि हार्डवेयर का वह भाग जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को परिवर्तित करता है, जो कि टेलीफोन लाइनों पर यात्रा करना है, टेलीफोन लाइनों पर गमन कर सकता है, वह क्या कहलाएगा? उस भाग को, हार्डवेयर के उस भाग को क्या कहेंगे? रेड वायर, मॉडेम, ब्रिज या फिर टावर। तो वो क्या होता है आपका मॉडेम। क्या होता है? मॉडेम होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेशन। यानी इसका काम क्या होता है, डिजिटल जो तरंगे होंगे, डिजिटल वेव्स होंगी, उनको जो है कि क्या करना है, एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, और जो एनालॉग सिग्नल होगा उसको जो है डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, जो है कि आपका मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर का काम होता है। ठीक है, जब जो है कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है उसको मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि है MS-DOS फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी है? MS-DOS फाइल का जो होता है उसका नाम का अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है? MS-DOS फाइल के लिए जो फाइल का नाम है उसका अधिकतम नाम कितना लंबा हो सकता है? 4, 6, 8 या फिर 16। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि MS-DOS फाइल के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है या फिर 16 होती है? तो MS-DOS में फाइल के नाम की एकदम जो लंबाई है वो कितनी होती है? 8 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी नंबर ऑप्शन है 8, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कितनी होती है? 8 होती है। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि क्या कह रहा है कि एक एल्गोरिथम का वो पूरा माना जाता है, यानी एक एल्गोरिथम को पूरा माना जाता है यदि, यानी कि एक एल्गोरिथम को कब पूरा माना जाता है, एल्गोरिथम को कब पूरा माना जा सकता है? तो ऑप्शन क्या है कि इट हैज अ लूप, यानी इसके पास एक लूप होता है। स्टार्ट विद अ सॉल्यूशन है कि एक सॉल्यूशन यानी कि एक उपाय के साथ जो है कि शुरू होता है। सी नंबर है डज नॉट एंड विद अ सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन यानी कि एक जो है उपाय के साथ, एक निर्णय के साथ जो है कि समाप्त नहीं होता है। और डी नंबर ऑप्शन है कि इट एंड्स विद अ सॉल्यूशन व्हेन वन एग्जिस्ट, यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन रहता है तो उस सॉल्यूशन के साथ जो है कि ये एंड नहीं समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर चुने, क्या होगा कि एक एल्गोरिथम को पूरा कब माना जाता है? ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब एक लूप हो। बी नंबर ऑप्शन है कि जब एक सॉल्यूशन के साथ शुरू हो। और सी नंबर ऑप्शन है कि डज नॉट एंड विद द सॉल्यूशन, है कि ये एक सॉल्यूशन के साथ यानी कि जो है कि समाप्त नहीं होता है। और डी नंबर ऑप्शन है कि इट विन एंड्स विद अ सॉल्यूशन व्हेन वन एग्जिस्ट, यानी कि जब कोई एक सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन के साथ जो है कि समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि ये जो है कि आपका अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के साथ ही समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट होगा, इट एंड्स विद अ सॉल्यूशन व्हेन वन एग्जिस्ट। ठीक है, 9 का डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है निम्न में से कौन सी फाइल बैच फाइल है जिसे बूट करते समय कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है? इनमें से बताइए कौन सा ऐसा बैच फाइल है जो कि बूट करते समय कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जाता है? बूट यानी कंप्यूटर के स्टार्ट करते समय कंप्यूटर के द्वारा इनमें से कौन सा बैच फाइल ऐसा है जो कि पढ़ा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है AutoEXEC.bat, सी नंबर ऑप्शन है ऑटो बैच, डी नंबर ऑप्शन है auto.bat और डी नंबर ऑप्शन है AutoExecutive.bat। करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर क्या है? तो इनमें से कौन सी फाइल है जो कि बैच फाइल है जिसे बूट करते समय कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जाता है? तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? AutoEXEC.bat। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ए नंबर जो ऑप्शन करेक्ट होगा AutoEXEC.bat। ओके,
चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रिपल सी के लिए अन्य जो है कि महत्वपूर्ण क्लासेस जो कि मैराथन क्लासेस हैं उनको पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे मैराथन क्लास का, जो कि ट्रिपल सी के पूरे सिलेबस जो 9 चैप्टर है उन सब का जो है कि चैप्टर वाइज मैराथन क्लास दिया गया है, जिसमें कि हर चैप्टर से कम 70-80 क्वेश्चंस को लिया गया है। तो उस क्वेश्चन के वीडियो को आप जरूर देखें, जिससे कि आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जो है कि मैराथन क्लास जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए इसको आप जरूर देखें। चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, जो कि है निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा बिना रिसाइकल बिन में डेटा स्टोर किए मिटा सकते हैं। इनमें से किसके द्वारा जो है कि आप बिना रिसाइकल बिन में किसी फाइल को भेजे हुए डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमानेंटली डिलीट के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को, तब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट का, केवल डिलीट का, शिफ्ट प्लस डिलीट का, या फिर ऑल्ट प्लस डिलीट का। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें रिसाइकल बिन में डेटा स्टोर किए बिना मिटाने के लिए, तब के लिए क्या होगा? तब के लिए होता है आपका शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या इस्तेमाल करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सी नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करके हम किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड से क्या आशय है। जो प्रेजेंटेशन होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहें या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट कहें, तो प्रेजेंटेशन में जो है कि ऑटो कंटेंट जो विजार्ड होता है उसका क्या आशय होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है द क्विकेस्ट वे टू प्ले द स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो दिखाने का सबसे फास्ट तरीका। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है कि द वे टू क्रिएट स्लाइड ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली, यानी कि स्वचालित रूप से स्लाइड ट्रांजिशन को क्रिएट करने का रास्ता। और सी नंबर ऑप्शन है कि टू द वे टू फिल द कंटेंट ऑटोमेटिकली, यानी कि कंटेंट को ऑटोमेटिक फिल करने का तरीका। और डी नंबर ऑप्शन है कि द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है उसका क्या आशय होता है प्रेजेंटेशन में। तो वहाँ पर जो है कि ऑटो कंटेंट विजार्ड का आशय क्या होता है कि द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो है क्या करता है, हमें बहुत ही फास्ट तरीका देता है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का। प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का हमें बहुत ही फास्ट तरीका देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो डी नंबर ऑप्शन है द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्वेश्चन था। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन द्वारा आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक समान दिखावट दे सकते हैं? अगर आप सभी स्लाइड को एक समान दिखावट देना चाहते हैं तब के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आउटलाइन व्यू का, ऐड अ स्लाइड ऑप्शन का, या प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का, या फिर जो है कि द स्लाइड लेआउट ऑप्शन का। करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट आंसर क्या है कि इनमें से कौन से ऑप्शन के द्वारा आप प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक समान दिखावट दे सकते हैं? आउटलाइन व्यू, ऐड अ स्लाइड ऑप्शन, या फिर अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, या फिर द स्लाइड लेआउट ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो 13 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए 13 का जो ए नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सी नंबर जो ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं, GUI का इस्तेमाल जो है किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शंस के आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, यूजर एंड मशीनवेयर, यानी यूजर और मशीन के बीच, सी नंबर है सॉफ्टवेयर एंड यूजर, यानी सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच, या फिर डी नंबर है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI प्रयोग में आया है तब से हमारे जो है कि कार्य
करने की क्षमता जो हमारी है कंप्यूटर पे वो काफ़ी बढ़ गई। कार्य करने की जो क्षमता है कंप्यूटर पे उसको बढ़ाने का काम किया है बहुत ज़्यादा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने। क्योंकि जो है जब पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था तो जो भी काम होता था बस टेक्स्ट लिख करके या फिर कमांड लिख करके काम करना होता था, कोई इमेज आपका कंप्यूटर में नहीं होता था। लेकिन जब से GUI आया कंप्यूटर में इमेज का इस्तेमाल होना, इमेज पर वर्क भी होने लगा, वीडियो कई सारे कार्य शुरू किए गए। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है आज के समय में कंप्यूटर के लिए। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच जो एक इंटरफेस उपलब्ध कराना। जैसे अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हम हो गए यूजर, और जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर के मध्य क्या करता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, आपका इंटरफेस स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर जो ऑप्शन करेक्ट होगा सॉफ्टवेयर एंड यूजर। ओके, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि है ASP का पूरा नाम क्या होगा। ASP का पूरा नाम क्या होगा, एक्टिव स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पेल रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ASP का पूरा नाम क्या होगा। ASP का पूरा नाम बताइए। एक्टिव स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पेल रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ASP है, ASP का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए आप लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो ASP है, ASP का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सी नंबर जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ASP का फुल फॉर्म जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फुल फॉर्म को आप लोग बिल्कुल कॉपी में नोट कर लें और अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप एग्जाम में जो कन्फ्यूज ना हो, आप सही से जवाब दे सकें। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर वाला शक्तिशाली कंप्यूटर है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विशेष उपकरण स्पेशल जो है कि डिवाइसों वाला और सॉफ्टवेयर वाला शक्तिशाली कंप्यूटर है। ए नंबर ऑप्शन है वर्क स्टेशन, बी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम, सी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, और डी नंबर ऑप्शन है नेटवर्क सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन से ऐसे विशेष उपकरण है या सॉफ्टवेयर है, कौन सा जो है कि विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर वाला कंप्यूटर है। वर्क स्टेशन है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, या फिर नेटवर्क सर्वर है। तो उसके लिए क्या होगा कि विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर वाला शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क का जो सर्वर होता है। नेटवर्क सर्वर जो होता है उसके पास कुछ विशेष उपकरण और कुछ जो है कि सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा होते हैं जो कि बाकी लोगों को मैनेज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या है। अगर आपका किसी नेटवर्क का कोई काम कर रहे हैं, अगर उसका सर्वर डाउन होता है तो वह किस प्रकार की समस्या है, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, कैपेसिटी, या फिर नन। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, जब कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या है। तो वह क्या होती है, रिलायबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, कैपेसिटी होती है, या फिर नन कोई नहीं। तो वो होता है आपका रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए नंबर जो ऑप्शन है रिलायबिलिटी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का ऑप्शन होता है तो उसमें ऑटो सेव करने के लिए जो डिफॉल्ट अंतराल है, डिफॉल्ट टाइम का जो मैनेजमेंट है वो कितना होता है बताइए। करेक्ट आंसर क्या है, 10 मिनट्स, 25 मिनट, 20 मिनट्स, या फिर 15 मिनट्स। करेक्ट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ऑटो सेव का डिफॉल्ट अंतराल होता है, डिफॉल्ट समय काल होता है, वो कितना होता है। तो डिफॉल्ट समय अंतराल कितना होता है इसका, 10 मिनट का। कितना होता है, 10 मिनट का। 10 मिनट का जो है अगर आपका ज़्यादा डेटा है तो वो आपको रिकवरी में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉग इन करते समय इस्तेमाल नहीं किया जाता। इंटरनेट बैंकिंग पर लॉग इन करते समय आपके द्वारा किसका इस्तेमाल नहीं होता बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा कि अगर आप नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो उसमें से उस समय किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड का, लॉगिन पासवर्ड का, कस्टमर आईडी का, या फिर कैप्चा का। करेक्ट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा, ट्रांजैक्शन पासवर्ड 19 का ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है कंप्यूटर को शुरू करना और दोबारा से शुरू करना, अर्थात कंप्यूटर को स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर उसको रिस्टार्ट करने के बंद करके फिर से स्टार्ट करना, ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। स्टार्ट, एग्जिट, रन या फिर बूट। करेक्ट आंसर क्या होगा कि कंप्यूटर को शुरू करना फिर दोबारा शुरू करना, या मतलब कि कंप्यूटर को जो है कि स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। स्टार्ट कहलाती है, एग्जिट कहलाती है, रन कहलाती है या फिर बूट कहलाती है। तो वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसके लिए। तो इसके जो है प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, बूट। क्या बोलते हैं, बूट। क्वेश्चन नंबर 20 का डी नंबर जो ऑप्शन है बूट, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन करता है। सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ का वर्णन इनमें से कौन करता है। कॉन्टेक्स्ट, डाल आउट, कमेंट या फिर डायलॉग कंप्यूटर। करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का। करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का। करेक्ट आंसर क्या है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि सेल से जुड़े व्याख्यात्मक पाठ जो भी है उसका वर्णन करता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कमेंट। क्या होता है, कमेंट होता है जो कि व्याख्यात्मक वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है इसका सी नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। NEFT की स्थापना किस वर्ष की गई थी। NEFT नेफ्ट जो था, नेफ्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शंस के आपके पास 2002, 2003, 2004 या फिर 2005। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। करेक्ट आंसर क्या है कि यहाँ पे जो NEFT है, NEFT की स्थापना कब की गई थी। तो NEFT की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 22 का डी नंबर जो ऑप्शन करेक्ट होगा, NEFT की स्थापना सन 2005 में की गई थी। और NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेफ्ट बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं, नेफ्ट नहीं, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है नेफ्ट का फुल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 का डी नंबर ऑप्शन जो 2005 है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 पर, जो कि निम्नलिखित में से वाकी टाकी किसका उदाहरण है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, वाकी टाकी किसका उदाहरण है। सिंप्लेक्स का, नोटा का, फुल डुप्लेक्स का या फिर हाफ डुप्लेक्स का। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम बात करें वाकी टाकी की, तो वाकी टाकी जो है कि आपका एक डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो वाकी टाकी है ये जो है आपका क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। क्योंकि जो वाकी टाकी होता है, वाकी टाकी में दोनों तरफ से दोनों लोग एक साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए जो वाकी टाकी है, वाकी टाकी क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 का जो डी नंबर ऑप्शन है हाफ डुप्लेक्स, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जबकि आपका जो मोबाइल फ़ोन है ये क्या है, आपका फुल डुप्लेक्स है। और बाकी इससे जो भी संचार होते हैं जिससे जिनमें केवल एक ही तरफ से मैसेज भेज सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं, जैसे कि आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टीवी, तो ये सभी क्या हो गया आपके, ये होते हैं फुल हाफ सिंप्लेक्स। ये क्या होते हैं, सिंप्लेक्स। टीवी, रेडियो, ये सभी सिंप्लेक्स होते हैं। केवल एक ही दिशा में डेटा का संचार होता है, जैसे कि जो स्टेशन होता है, स्टेशन से हमारे पास डेटा आ जाता है, लेकिन हम यहाँ से टीवी या फिर रेडियो के माध्यम से कोई डेटा कहीं भेज नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, जो कि है SAT का फुल फॉर्म क्या होगा। SAT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, ऑप्शंस हैं यहाँ पे सिस्टम्स ऑटोमेशन एंड डिजाइन, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एंड जो है सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का। करेक्ट आंसर क्या है, सिलेक्ट कीजिए राइट आंसर इसके लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। तो SAD क्या होता है, SAD का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन होता है SAD का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 का सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन होता है SAD का फुल फॉर्म। ओके, चलिए फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। भारत में क्रेडिट कार्ड को शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर ICICI बैंक है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है। कैनरा बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर ICICI बैंक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए जो सबसे पहला बैंक था वो कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वप्रथम क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की थी, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस रहे या फिर ना रहे, आप जो है कि उसका इस्तेमाल करके कोई सामान खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो बी नंबर ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी तरीके से आप CCC के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल नवलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और साथ में CCC की एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे आपको CCC क्लास की मैराथन क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, जिसको आप विजिट करके देख सकते हैं, जो कि आपके CCC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो आपके CCC एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।